जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, आज आपके साथ में जिस विषय पर पिछले दिनों से संवाद कर रहा था उसी विषय को आगे की तरफ बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के चरण पर और प्राकृतिक खेती में आने वाला जो कार्य है, हम लोगों को क्या तैयारी करना है जिससे संपूर्ण भारत में प्राकृतिक खेती हो सके। और साथ में कुछ ऐसे रोचक तथ्य के बारे में बात करेंगे जो हमारे समाज में ऐसे लोग थे जिनके द्वारा मुखार बिंदुओं से ये कहा गया और उस पर कार्य किया गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गाय के ऊपर बहुत उनकी इच्छा और अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने जो काम किया उसी पे लेकर हम बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है और साथ में अब देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों से मैं जो बात कर रहा हूँ कि गाय के महत्व को लेकर आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ और साथ में हमारे जीवन में गाय को स्थान देने का अनिवार्यता क्यों है इसको लेकर भी मैं आपके साथ में संवाद कर रहा हूँ। अब मैं जो बात कर रहा हूँ ऐतिहासिक जो ऐसे तथ्य को एकत्रित किया हूँ जो आपके सामने मैं उसी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहला जो तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा कि मुस्लिम शासन काल में गौ हत्याएं कम होती थी क्योंकि हिंदू समाज में अपनी लोकप्रियता बनाए रखना चाहते थे, जबकि अंग्रेजों के शासन काल में बहुत बढ़ गई थी। यानी ये एक बहुत बड़ी बात है कि मुस्लिम शासन काल में गाय की हत्याएं बहुत कम हुई हैं। आप इतिहास के पन्नों को उठाकर आप देख लीजिए। लेकिन क्योंकि उन्हें ये वो था कि अगर भारतीय संस्कृति पर भारत में हमें राज करना है, अपने शासन को चलाए रखना है, तो हमें उस संस्कृति के आधार पर ही हमें अपना नियम कानून बनाना चाहिए। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो नफरत का बीज बोने का काम किया और उसका परिणाम आज है कि आज भी हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना स्टेटस और बहुत सारी हैं, तो उस पर लेकर मैं बाद में बात करूंगा। बस यही जान कीजिए कि ये रोचक तथ्य बहुत ही आप इतिहास उठा के देख लीजिए। दूसरा जो आपको रोचक तथ्य ये होना चाहिए कि पंजाब के केसरी महाराजा रणजीत सिंह के अपने शासन काल में गौ हत्या करने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान बनाया था। यानी उनके शासन काल में कोई गौ की हत्या कर देता था तो वो मृत्यु दंड देते थे। और वहीं पर एक रोचक तीसरा जो रोचक तथ्य आ रहा है कि रामचंद्र वीर ने 70 दिन तक गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए अनशन किया था, बिना खाए पिए रहे थे और वो 70 दिन तक अनशन पे ही बैठे रह गए कि गौ हत्या बंद होना चाहिए, उस पर रोक लगना चाहिए। अगला जो तथ्य आपके बारे में बता दूं कि एक समय वह भी था जब भारतीय किसान कृषि के क्षेत्रों में केवल पूरे विश्व में कृषि के आधारित पर ही लोग जाने जाते थे कि वहां पर जो खेती करने की परंपरा है वो गौ आधारित है और गाय के बछड़ों का प्रयोग जोतने के लिए प्रयोग करते थे, उसके गोबर का प्रयोग खाद के रूप में करते थे और इसका मूल कारण देसी गाय ही थी। और हमारे समाज से देसी गाय को खत्म करने का जो षड्यंत्र रचा गया उस षड्यंत्र में सफल भी हो गए अंग्रेज। अगला जो तथ्य आता है कि हिंदू धर्म के अनुसार, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें कहते हैं गाय में 33 कोट के देवी देवता वास करते हैं। 33 कोट प्रकार, करोड़ नहीं होता, लोग करोड़ की बात करते हैं, वो गलत फहमियां है। करोड़ नहीं, यहाँ कोट की बात होती है, करोड़। और एक कोट में बहुत सारे जैसे देवता हैं, अश्विनी कुमार है, रुद्र हैं, वसु हैं, ऐसे ही आदित्य हैं, इस तरह के देवताओं का श्रेणी बांटा गया है और उस कहते हैं कि गाय पर वास करते हैं। और एक समय ऐसी, तो उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। तो गाय पर हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है, तो उस आधार पर यह है। कुछ विद्वान, अगला जो तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा कि विद्वानों एवं शास्त्रों का मानना है कि गाय अंतिम पड़ाव पर होती है, इसके बाद में वह मानव बनती है। यानी जो हिंदुओं और अन्य लोगों का मानना है कि जो योनि होता है 84 लाख योनि में गाय का अंतिम पड़ाव होता है, इसके बाद में वह मनुष्य का रूप धारण करती है, यानी उसकी आत्मा जो है मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। तो यह भी एक प्रकार का विचार जो है इस समाज में चल रहा है, चर्चित है। अगला जो आता है कि ऋग्वेद में गाय को अगन्या और यजुर्वेद में
अनुपमेय एवं अथर्ववेद में संपत्तियों का घर कहा गया है। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में गाय के महत्व के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है। आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और जो है स्वास्थ्य के रूप में भी, कृषि के रूप में भी इसका वर्णन है। वहीं पर ईसा मसीह ने कहा है कि एक गाय व बैल को मारना एक मनुष्य के मारने के समान है। यानी ईसा मसीह ने अपने जो है मुखार बिंदु से कहा है कि अगर एक गाय या बैल को मारते हैं तो हम एक मनुष्य की हत्या करते हैं। इसकी उपाधि उनके श्रेणी में गाय का इतना बड़ा महत्व था। वहीं पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि चाहे मुझे मार डालो पर गाय पर हाथ मत उठाओ। यानी गाय की हत्या मत करो, मुझे भले ही मार डालो। तो गाय के ऊपर उनकी अलग एक मानसिकता थी और उन्होंने अपना विचार खुलेआम कहते थे। वहीं पर मुस्लिम संत रसखान ने कहा है कि यदि मैं दोबारा जन्म हो तो नंद बाबा के गायों के बीच में मेरा जन्म हो। यानी मेरा जो जन्म हो, नंद बाबा के जो गाय हैं उन गायों में ही मेरा जन्म हो। तो यानी उनकी जो सोच थी कि विचार था कि गायों का प्रति जो हमारी जो अगर गाय बचेगी तभी हमारा जीवन एक जो सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि गौ माता का दुख सदैव मैं मिटाऊं। यानी उनका कहना कि मैं जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं गौ माता का जो है दुख हमेशा मिटाने का प्रयास करता रहूं, सफल हूं या ना हूं लेकिन प्रयास करता रहूं। वहीं पर महात्मा नामदेव ने कहा कि दिल्ली के बादशाह में आवाहन पर मृत गाय को जीवन दान दिया। यानी महात्मा नामदेव ने दिल्ली के बादशाह के आवाहन पर जो मृत गाय को जीवन दान दे दिया गया। एक गाय थी जिसको मृत्यु दंड दिया गया था, लेकिन उसके आवाहन पर उन्हें जो है पूरा उनके जीवन दान को कर दिया। वहीं भगवान गौतम बुद्ध की दृष्टि में गाय के दूध खीर सुजाता द्वारा दिए गए। नहीं कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान हुआ, प्राप्ति हुआ, जिस दिन जिस वट के नीचे जिस रात को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उस दिन सुजाता के द्वारा गाय के दूध से बना खीर ही दिया गया था और उसी रात्र उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। वहीं पर भगवान महावीर के अनुसार कहा जाता है कि गौ रक्षा बिना मानव रक्षा असंभव है। यानी जब तक हम गौ रक्षा नहीं करेंगे तब तक मानव रक्षा नहीं हो सकती है। वहीं पर महात्मा गांधी ने कहा कि गौ रक्षा ईश्वर द्वारा निर्मित सारी सृष्टि की रक्षा है। अगर हम गाय की रक्षा करेंगे तभी हमारे समाज की रक्षा हो सकेगी, क्योंकि गाय का वैज्ञानिक आधार पर, कृषि के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, आर्थिक के आधार पर सब दृष्टि में महत्वपूर्ण है। इसीलिए मुस्लिम समाज के लोग भी, सिख समाज के लोग भी, अन्य समाज के लोग भी, हिंदू समाज के लोग भी, सभी लोगों ने अपने अपने अनुसार, अपने अपने समय के अनुसार गाय के ऊपर काम किया है। हाँ, हालांकि कुछ अपवाद हैं कि जिन्होंने गाय को लेकर अलग मानसिकता, चाहे वो लालच में आ गए, चाहे दबाववश आ गए। ऐसे अंग्रेजों के दबाव में कुछ मुस्लिम नौकरी उनके यहाँ कर लिए गौ कत्ल खाने में, जो परंपरा आज भी चली आ रही है। और ऐसे में वो लोग एक षड्यंत्र के तहत ये बनाए हुए थे। तो इस पर अब आज का जो समाज है वो स्टेटस सिंबल बना लिया है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा, नफरत, क्योंकि उसका एक ईगो संतुष्ट नहीं होता है। तो ऐसे में हम सबको अपने इतिहास के पन्नों में पलटकर झांकना होगा, देखना होगा कि हमारा इतिहास कैसा रहा है और हमें आगे की रणनीति क्या तय करने हैं कि गाय को कैसे बचाना है, और साथ में अपने देश की अस्मिता को, अपने देश की संस्कृति को कैसे बचाना है, भाईचारा को कैसे एक साथ में लाना है। इस पर काम करने की जरूरत है, न कि नफरत फैलाने की जरूरत है। जो गलत है, कोई भी हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, सिख में हो, किसी भी जात में हो, तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटना चाहता हूँ। लेकिन अगर जो समाज की दृष्टि में जो सर्वहित के लिए है, तो उस पर सभी को एक साथ आना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। इसमें कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। जो अपना आप सिख समाज के लोग हैं तो सिख समाज का पन्ना पलट के देख लीजिए, इतिहास का पन्ना मुस्लिम समाज के तो मुस्लिम समाज के लोग देख लीजिए, हिंदू समाज के तो हिंदू समाज के लोग देख लीजिए। यानी जिस भी समाज के लोग हैं अपने अपने समाज के इतिहास के पन्नों को देखिए कि गाय के प्रति हमारे जो पूर्वज क्या काम किए हैं, हमें उस पर जो देखना चाहिए। अब कोई बात में टिप्पणी कर कोई कुछ लिख दिया है और आप उस ग्रंथ को लेकर ढो रहे हैं, तो वो आपकी गलत फहमियां हैं। तो फिर आप शब्दों के पीछे भाग रहे हैं, इतिहासों में सच्ची घटना के प्रति नहीं भाग रहे हैं।
तो आपका यह अधिकार है कि आप उन इतिहास के पन्नों को पलटिए, देखिए, सोचिए, विचारिए, तर्क कीजिए, फिर आप समाज में अपना एक अहमियत को जताइए। अब मैं जो बात करना चाहूंगा कि हम सब जो है अपने इस समाज के लिए शुद्ध मिट्टी, शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध आकाश तत्व, भूमि, पर्यावरण, इन सब के लिए हमें प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा और स्वास्थ्य को लेकर हमें पंचगत चिकित्सा थेरेपी को अपनाना होगा, होम्योपैथ चिकित्सा को अपनाना। इस तरह के हम अपने जीवन में सभी को आयाम देंगे और उस पर हम सबको काम करना होगा। तो अभी जो मैं बताया कि ये तो रोचक तथ्य इतिहास के पन्नों में मिला और इस पर लेकर आप सबको, अगर आप हमारी बात को थोड़ी बहुत अगर आप गंभीरतापन ले रहे हैं और उसे आप इतिहास के पन्नों में पलट के आप देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके पूर्वज बहुत ही महान काम करके गए हैं। किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी जात के लोग हों, हर किसी का अगर इतिहास के पन्ने को पलट के देखिए तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी कि जिस पर आप गर्व करेंगे कि हम सच में एक ऐसे मानव जात से हैं जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य से हम विमुख ना होकर, हम किसी के बहकावे में ना आकर, हमें जो काम करना है कि हमें अपने जीवन को बचाना है, मनुष्य के जीवन को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, गाय को बचाना है, शुद्ध मिट्टी बनाना है, शुद्ध पानी को बचाना है, शुद्ध हवा को बचाना है, शुद्ध पर्यावरण करना है। इस तरह के विचारों को लेकर आप किसी भी एनजीओ के माध्यम से, किसी ट्रस्ट के माध्यम से, किसी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से, किसी धार्मिक संगठन के माध्यम से, किसी जात, जो भी आपके पास जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप समाज में हैं, तो उस प्लेटफॉर्म के आधार पर आपको अपने अंदर वो जुनून लाना होगा कि आप वो काम कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारे ऊर्जाएं भरी हुई हैं। अब उस ऊर्जा को आप किस तरह व्यय कर रहे हैं? अगर आप उस ऊर्जा को राजनीति में बहस करने में व्यय कर रहे हैं तो वो ऊर्जा उसी की तरफ जाएगी। अगर वही चीज केवल आप किताबों में व्यय कर रहे हैं तो किताबों तक सीमित हो जाएगी। अगर वही ऊर्जा आप केवल सोशल मीडिया पर व्यय कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर जाएगा। वही ऊर्जा अपने दैनिक जीवन में ला रहे हैं तो वो दैनिक जीवन में उपयोग है। यानी आपके अंदर इतना अथाह ऊर्जा है कि उस ऊर्जा को आप जो है उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो विस्फोट हो जाता है और आप ही को नुकसान पहुंचा देता है। तो हमें अपने शरीर की जो ऊर्जा है, सोचने की ऊर्जा, काम करने की ऊर्जा, तर्क वितर्क करने की ऊर्जा और अन्य जो कामों में हमारा जो ऊर्जा है उसे सही दिशा में लाना है। धर्म अलग जगह है, संस्कार अलग जगह है, जाति अलग जगह है, अन्य चीज अलग जगह है, लेकिन इन सबसे परे होकर हम लोगों को इस सृष्टि के लिए एक सुंदर वातावरण बनाने के लिए, इस सुंदर सा प्रकृति के लिए, सुंदर सा मिट्टी के लिए, इन सब पे लेकर हमको काम करना होगा। ये निजी आपका मानवीय गुण आपको अंदर है, मानवता को, धर्म को अपनाते हुए अपना काम कीजिए। बाकी जो भी आपके अंदर है वो आप लेकर चलिए। तो अब मैं जो बात करूंगा प्राकृतिक खेती, क्योंकि शुरू में बताते प्राकृतिक खेती के बारे में है, फिर मैं अगले दिन बात करूंगा कि ऐसे कितने सूत्र हैं जिस पर लेकर आप जो है अपने जीवन में उतार कर आप काम कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं प्राकृतिक खेती के बारे में जब बात कर रहा हूँ कि सन 2017 में मैं एक ट्रेनिंग मुझे मिला था अवसर उस प्रशिक्षण में भाग लेने का, जिनके जो है प्राकृतिक खेती के जो जनक के रूप में और बहुत ज्यादा काम करने वाले पद्मश्री से सम्मानित गुरु जी यानी डॉक्टर सुभाष पालेकर जी के नेतृत्व में 7 दिन का प्रशिक्षण मुझे मिला। वहां से बहुत सारी जानकारियां मिली और उन जानकारियों के आधार पर पिछले 5-6 सालों के बीच में अपने जनपद सिद्धार्थ नगर के ऐसे कई जगह पर काम करने का अवसर जो मिला, उस पर मुझे सोचने समझने को मिला कि सच में प्रकृति के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसे भागना नहीं चाहिए। तो ऐसे में लोक भारती एक संस्था है, उस संस्था का मैं जिला संयोजक के रूप में भी हूँ और साथ में जो काम अपना जो संस्था है विश्व सेवा संघ में उसे संस्थापक के रूप में हूँ, जिसमें अपनी संस्था में इसको प्रमुखता से स्थान दिया हूँ कि मुझे इस पर काम करना होगा। पूरे जनपद में जहां तक मेरे विचार पहुंचेगी, जहां तक मेरी क्षमता होगी, वहां तक मैं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम करूंगा। और आज मौके पर सरकार भी उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड की गठन कर चुकी है। तो अब मैं बात करूंगा
कि देखिए प्राकृतिक खेती बहुत आसान है, बहुत इजीली है, बहुत सब कुछ। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका है कि नई पद्धति है तो इसे अपने दिमाग से, ख्यालात से निकाल दीजिए। अब जो बात करो थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक समझिए, परखिए, फिर अपने जीवन में उतारिए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे किसान भाइयों और प्यारे बच्चों जो भी हैं सुन रहे हो, उसके लिए मैं आपको कोट कोट नमन करते हुए फिर मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए होता क्या है, गौ आधारित खेती, ये प्राकृतिक खेती कहिए या जैविक खेती कहिए, कोई भी नाम आप देना चाहे दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। चाहे आप गौ आधारित खेती कहिए, चाहे जैविक खेती कहिए, चाहे प्राकृतिक खेती कहिए, चाहे जीरो बजट खेती कहिए, आप जो भी नाम देना चाहे दीजिए, पर मेथड एक ही है, पर एक सिद्धांत पे ही काम करना है। वो सिद्धांत आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। पहला है, आपके पास कोई खाली जमीन है। पहले तो सबसे पहले आपको जमीन की आवश्यकता होगी, फिर आगे की जो है। तो आपके पास जमीन अगर है, खाली पड़ा है, बागीचा हो, जंगल हो, छत हो या खलियान हो या कुछ भी है, या आपके पास 1 बीघा 2 बीघा कुछ भी जमीन आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप उस जमीन को चिन्हित कर लीजिए कि हमें इतने में 1 बीघे में, 1 मंडी में, 2 मंडी में, 6 मंडी में, 4 बीघा 10 बीघा में हमें प्राकृतिक खेती करना है। अब वो प्राकृतिक खेती में आप कुछ भी आप फसल को चयन कर लीजिए, चाहे सब्जी चयन कर लीजिए, चाहे फल चयन कर लीजिए, चाहे बागवानी चयन कर लीजिए, चाहे आप जो है धान का फसल चयन कर लीजिए, चाहे गेहूं का फसल, चाहे सरसों का फसल, चाहे तीसी का फसल, चाहे मटर, चाहे जो भी आपकी इच्छा हो वो फसल आप चयन कर लीजिए कि मुझे इतने जगह में ये खेती करना है, इस फसल की खेती करना है, सब्जी की, फल की, जो भी है, फल फूल सब्जी अनाज। तो जिसमें से तो सबसे पहला आप अपने जमीन को चिन्हित कर लीजिए कि 1 मंडी 2 मंडी 1 बीघा में, तो ये काम फाइंड हो गया। दूसरा काम, आप अपने जो है फसल को चयन कर लीजिए कि मुझे किस फसल की खेती को शुरुआत करना है। अब आपके पास अगर जमीन नहीं है और फिर भी आप करना चाहते हैं सब्जी की भी, कुछ फल की भी, तो आपके पास घर पे छत होगा, छत पर भी आप खेती कर सकते हैं। छत पर भी आप फल तैयार कर सकते हैं, सब्जी तैयार कर सकते हैं, खाने भर के लिए आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा से छत पर जो बगल बगल होते हैं उसे क्यारी बनाकर आप इस विधि से खेती आप कर सकते हैं। गन्ना का हो गया, सेब का हो गया, मौसमी का हो गया, केले का हो गया, पपीता का हो गया, ऐसे ही अनार का हो गया, ऐसे ही आप सागों में हो गया और सब्जियों में हो गया, आप टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, तरोई, इस तरह का आप काम जो है अपने छत पर भी खेती कर सकते हैं। और रोज के हिसाब से आप देख लीजिए कि बाजार में चले जाइए तो 100 रुपये से नीचे सब्जी नहीं मिलती है। और पूरे साल का आप जोड़ लीजिए कि जो है 12 महीना का या 3 तो 3,000 रुपये तो आपका महीने का सब्जी हो गया, 12 36,000 रुपये आपका सब्जी का पैसा जा रहा है। तो अब अगर इस 36,000 को बचाना है तो 1,000-2,000 रुपया खर्चा करके आप खुद जो है एक टाइम टेबल बना लीजिए कि किस महीने में कौन सी खेती होती है, उस महीने के अनुसार अपने छत पर उतना जो अगल बगल क्यारी है 1 फीट 2 फीट 3 फीट में क्यारी बना दीजिए और उस पर आप काम करते रहिए। उसका तरीका बता दिया जाएगा इस मेथड, इस जो है प्राकृतिक खेती के उस पर। उसमें किसी प्रकार की रासायनिक खाद नहीं डालना है, रासायनिक बीज नहीं डालना है, रासायनिक दवा नहीं डालना है। बस आपको प्राकृतिक विधि से खाद तैयार करना है, बीज को शोधन करना है और बाकी जो है दवा आप तैयार खुद करके ही खुद अपना जो है वो खेती कर सकते हैं। तो एक तो हो गया छोटे पैमाने पर, एक हो गया बड़े पैमाने पर। तो छोटा पैमाना या बड़ा पैमाना आप चयन कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चयन कर लीजिए, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कुछ। प्राकृतिक खेती के जो चरण में होता है, पहला जो चरण होता है आच्छादन का आता है। आच्छादन शब्द का मतलब यही है, यह 3 प्रकार का होता है और 3 प्रकार के आच्छादन में मृदा आच्छादन यानी मिट्टी को आच्छादित किया, मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है, मिट्टी को एकदम मतलब जैसे उस प्रकृति के अनुसार उस कहा जाता है कि अगर आप खाली मिट्टी में ऐसे ले जाइए और डाल दीजिए तो उतना, लेकिन अगर मिट्टी को आप जुताई कर देते हैं, गुड़ाई कर देते हैं, उसे भुरभुरा बना देते हैं और उसके 2-3-4 इंची तक जुताई कर देते हैं, तो यही मृदा आच्छादन है। तो पहला काम मृदा आच्छादन यानी मिट्टी की जुताई गुड़ाई निराई, ये आगे चल के बताएंगे। दूसरा होता है काष्ठ आच्छादन। काष्ठ आच्छादन का मतलब जो फल फूल सब्जी के जो डंठल होते हैं, पत्ता होता है, वो गिर जाता है, उस पत्तल या डंठल को ही हम प्रयोग जो करते हैं वो खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, काष्ठ आच्छादन के रूप में होता है। उससे मिट्टी में सूक्ष्म वातावरण देने के लिए, फसल के चारों तरफ सूक्ष्म वातावरण देने के लिए और अन्य जो जीवाणुओं को सही वातावरण देने के लिए हमें इस काष्ठ आच्छादन का उपयोग करते हैं फसल के बीच में। तो इसलिए पत्ते या डंठल या जो भी इसे जलाना नहीं चाहिए, उसे एकत्रित कर लेना चाहिए।
तीसरा होता है सजीवाच्छादन। सजीवाच्छादन का मतलब होता है कि एक फसल के साथ दूसरा सह फसलें लगाइए। इसमें क्या होगा, वातावरण से नाइट्रोजन लेने का काम करेगा। अभी जो नाइट्रोजन जो डलवाते हैं कृषि वैज्ञानिक या वैज्ञानिक या जो भी है, तो ऐसे में नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसा पौधा लगाते हैं जो प्रकृति से नाइट्रोजन ले ले, तो हमें फिर नाइट्रोजन डालने की जरूरत नहीं है, फिर यूरिया का डालने की कोई जरूरत नहीं, फिर अन्य खाद डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे में सहफसली पौधे भी लेना पड़ेगा। दूसरा जो चरण होता है, जीवामृत का प्रयोग करना होता है। जीवामृत तैयार करना होता है और जीवामृत का प्रयोग करना होता है समय समय के अनुसार। जीवामृत महीने में कम से कम 2 बार प्रयोग करना होता है। 15-15 दिन का होता है, या फिर आप जैसा ही आप समय बना लीजिए, लेकिन कम से कम 2 बार, अधिक से अधिक 3 या 4 बार, जितना भी आप डाल सकें। ठीक है, कम से कम 2 बार। तो महीने में 2 बार तो आपको जीवामृत का प्रयोग करना ही करना है। और जीवामृत कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा। इसके बाद में जो अगला आता है घन जीवामृत। होता क्या है कि कुछ जगह पानी की बहुत ज्यादा होता है, वहां पर लाने ले जाने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इसलिए जीवामृत को घन जीवामृत बनाते हैं। जैसे खाद होता है ना, यूरिया डाई का भुरभुरा नुमा बना दिया जाता है, जैविक खाद जिसको इस भाषा में लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में जैविक खाद बोलते हैं। तो वो खाद अपने घर पे किसान गोबर के माध्यम से, गौमूत्र के माध्यम से वो तय बनाता है, और लगभग में 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीना लगता है बनने में। फिर वो साल भर उसका उपयोग वो कर सकता है। साल भर के उसे तो कई है, लेकिन ये साल भर आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। फिर होता क्या है कि घन जीवामृत का प्रयोग आप कितने 15 दिन पे कि 1 महीने पे, वो आगे चल के मैं बताऊंगा कि कैसे आपको प्रयोग करना, कैसे खेतों में डालना है। अगला होता है बीजामृत। बीजामृत मतलब बीज को शोधन करने का काम, यानी जो आप बाजार से अगर बीज लाते हैं या अपने गांव घर में बीज रखे हैं, पुराना बीज आपके घर पे है, चाहे वो धान का हो, गेहूं का हो, या फिर अन्य सब्जियों का हो, फल का हो, तो उसको शोधित करने के लिए हम बीजामृत तैयार करते हैं, जो 24 घंटा लगता है। और उसमें आप तैयार करके फिर उसे शोधित करते हैं, फिर आप अपने खेत में बुआई करते हैं, लगाते हैं, वो सारा चीज है। तो इसके लिए बीजामृत तैयार करने के लिए भी कैसे तैयार करते हैं वो आगे चल के बताएंगे। अगला जो चरण होता है वापसा देना। वापसा देना का मतलब होता है 2 फसलों के बीच में बहुत कम पानी दिया जाता है, ताकि हमें जो है एक न तो ज्यादा पानी देना है और कि ऐसा पानी दे दिए कि पूरा फसल डूब गया, ये काम नहीं करना है। अब आजकल यही होता है कि पूरा पानी एक सर्रे से चलाते हैं, पूरा फसल डूब जाता है, पानी से भरा रहता है, उसमें फसल विकास नहीं कर पाता है। यानी जिस तरह का उसे चाहिए, जितना पानी की आवश्यकता उतना ही पानी आप देंगे, तभी वो अपने शरीर का विकास कर पाएगा है। लेकिन आवश्यकता से ज्यादा पानी दे देते हैं, आवश्यकता से ज्यादा खाद दे देते हैं, आवश्यकता से ज्यादा दवा दे देते हैं, जिस वजह से फसल अपने आप विकास नहीं कर पाता है, वो उसी पे रह जाता है। बहुत ही संघर्ष करने के बाद थोड़ा बहुत पैदावार हो जाता है। तो ऐसे में प्राकृतिक विधि से जब आप खेती करेंगे तो इसे पानी की बहुत कम मात्रा लगती है, यानी 90% पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, 10-15% पानी लगता है। यानी इसके लिए वापसा का प्रयोग किया जाता है कि जैसे 2 क्यारियों के बीच में अगर कोई फसल लगाए हैं तो दोनों क्यारियों के बीच में पानी आपको देना है, फिर दूसरे 2 क्यारियों के बीच में पानी देना है, फिर 2 क्यारियों के बीच में पानी देना है। इस तरह के आपको एक क्यारी छोड़कर दूसरे क्यारी में पानी देना है। तो इससे क्या होता है कि दोनों क्यारी के बीच में जो 2 पौधों के बीच में जो आप पानी देते हैं, तो उसका जो है वापसा जाता है। और फिर आप जो काष्ठ आच्छादन जो करते हैं, डंठल वगैरह बिछाते हैं, तो उसे वापसा मिल जाता है, यानी भाप जिसको बोलते हैं लोग, इस तरह का काम आप समझ सकते हैं। तो आगे चल के बताया जाएगा, फिर जब खेत में लेकर चल के दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। अभी तो थ्योरी हो रहा है, अभी तो खाली चर्चा हो रहा है आपके साथ में, फिर जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बाकायदे से प्रैक्टिकल करके वहां सामने दिखाऊंगा। अगला जो होता है नीमास्त्र का बनाया जाता है, एक दवा बनाया जाता है जिसका नाम नीमास्त्र, हम लोग जो डॉक्टर सुभाष पालेकर जी हैं उन्होंने नाम रखा है नीमास्त्र का नाम। तो नीमास्त्र क्या है, ये काम होता है रस चूसक कीट। ऐसे होते हैं जो कीड़े होते हैं जो रस चूसते हैं, यानी पौधे में लग जाते हैं और पौधे को चूस कर तब सुखा देते हैं। छोटी इल्ली यानी जो छोटे छोटे कीड़े होते लग जाते हैं, तो ऐसे में इन सब के लिए नियंत्रण के लिए जो नीमास्त्र बनाया जाता है, ताकि आप जो है इसके लिए 2-3 दिन लगता है बना के, फिर उसे 2-3 दिन में ही डाल देना है वो प्रयोग। फिर आप जब लगे तो फिर बना के आप डाल दीजिए। इसकी तैयारी आपको फसल को समय समय के अनुसार जब देख रेख करेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। आप फसल जाके देख लिए, कीड़ा लग गया, इल्ली आ गई, छोटी लग गई, तो आप तुरंत नीमास्त्र बना लीजिए
और 3 दिन के अंदर उसे छिड़काव कर दीजिए, ताकि आपका फसल भी सुरक्षित हो जाएगा और समय समय अनुसार आपको ये हो जाएगा। तो इसलिए फसल का पूरा दिनचर्या आपको बनाना पड़ेगा है कि कब पानी देना है, कब जीवन में। आपको अगर प्राकृतिक खेती करना तो शुद्ध रूप से आप करेंगे तो निश्चित तौर पर पैदावार भी मिलेगा, शुद्ध फसल भी मिलेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई जहर नहीं होगा। लेकिन रासायनिक खेती आप करते हैं तो उसमें जहर मिलता है, तो जहर मिलता है तो बीमारियां मिलती है, बीमारियां मिलती है तो पैसा खर्चा होता है, बाकी समय बर्बाद होता है और आपका जीवन अस्त व्यस्त होता ही होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा भैया, ऐसे ही काम नहीं होना है। इसलिए सबसे पहले निमास। फिर क्या होता है, अन्य जैसे कीटक होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, बड़ी इल्लियां होती है, जैसे छोटे से थोड़ा सा बड़े होते हैं, अन्य कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, फसल पे लग जाते हैं, तो ऐसे लिए ब्रह्मास्त्र बनाया जाता है। ब्रह्मास्त्र को बनाने के लिए 2-3 दिन इसमें भी समय लगता है, बन जाता है। अब आप फिर इसे जो है इसका 2-3 महीने तक आप प्रयोग कर भी सकते हैं। फिर अगला जो दवा बनाया जाता है फंगिसाइड, अग्नास्त्र बनाया जाता है। जैसे होता है तना कीट यानी तने पे कीड़े लग जाते हैं, फलों में होने वाली जो इल्लियां, जैसे फल बीच में कीड़े लग जाते हैं, फिर ऐसे है फलियों में लग जाते हैं, तो तना यानी जो है डंठल में लग गए, फलों में लग गए, फूलों में लग गए, तो इसके लिए अग्नास्त्र बनाया जाता है और ये भी 2-3 दिन लगता है, बनकर तैयार हो जाता है। फिर आप अपना इसका प्रयोग आप खेतों में कर सकते हैं और 3 महीने तक इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अग्नास्त्र का 3 महीने का प्रयोग कर सकते हैं, निमास्त्र ज्यादा दिन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे फंगिसाइड, फफूंद लग जाते हैं, फसलों में फफूंद बहुत ज्यादा लगते हैं अक्सर करके जो है, तो इसके लिए फंगिसाइड दवा बनाया जाता है। फिर इसे सोठास्त्र बनाया जाता है, ये भी फफूंदनाशक ही दवा है, ये भी आप बना सकते हैं, बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा ना ही खर्चा की आवश्यकता है ना इसमें। ऐसे 10 पहाड़ी अर्क बनाया जाता है, जो सभी प्रकार की, अगर मान ली उपरोक्त दवा नहीं बना पाते हैं तो आप ये 10 पहाड़ी अर्क बना लीजिए और 3 महीने तक इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के बीच में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 10 पहाड़ी अर्क सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े, इल्लियां के लिए प्रयोग होता है। और ये जो है इसका ध्यान इतना रहेगा कि जिस वातावरण में फसल है उसी वातावरण के आसपास के पौधों का प्रयोग लिया जाता है, उसी वातावरण में रहने वाले गायों का ही प्रयोग, जो गोबर गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आगे चल के बताएंगे। तो अगला जो चरण होता है प्राकृतिक खेती में है कि बीज या पौधे का चयन हम लोग करते हैं कि बीज अच्छा हो, स्वस्थ हो, शक्तिशाली हो, ऐसे पौधों का भी चयन कर सकते हैं बागवानी के लिए, तो इसके लिए भी आप चयन कर सकते हैं। फलों पहले द्वारा पड़ा गोबर, कहते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास गाय नहीं है फिर भी जो है कोई अन्य है जीव है, तो उसका गोबर का कैसे प्रयोग करेंगे, या आपके पास पुराना गोबर पड़ा हुआ गाय का, तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे, उसके लिए ये तैयारी करते हैं। खाद उसको बनाया जाता है। डायरेक्ट गोबर डालने से वो लाभ नहीं मिलता है जो आप खाद बनाकर डालते हैं। डायरेक्ट गोबर डालेंगे, अगर आप मान लीजिए सपोज डेट 20% आपको लाभ मिलता है डायरेक्ट गोबर डालने से, और अगर आप खाद बनाकर डालेंगे तो सीधे आपका 70% हो जाएगा, यानी 70 से 80-90% तक लाभ आपको मिलेगा है। अगर उसमें कुछ टॉनिक मिला देते हैं और भी सारी चीजें, तो वो बढ़ जाएगा। तो ये बहुत आसान है। यदि प्राकृतिक खेती में केवल एक देसी गाय चाहिए और उसके साथ में कुछ सामान चाहिए, जिसके लिए आगे चल के बताएंगे कि किस चीज में क्या क्या सामान भी लगता है। तो थोड़ा मैं समय देख लूं तो फिर आपको बताता हूँ। 2 मिनट समय बचा हुआ है, तो 2 मिनट में अब खाली बस वैसे ही हो जाए। बाकी कल मैं बताऊंगा बनाने का, कैसे आप दवा बनाएंगे, कैसे आप खाद बनाएंगे, कैसे आप बीज शोधन करेंगे, क्या क्या सामान लगेगा, ये इसकी जानकारी मैं आपको कल अगले में दूंगा। कल जब वीडियो बनाऊंगा तो उस पर आपको मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना है। आप सबसे अनुरोध यही है कि हमारा जो विश्व सेवा संघ करके यूट्यूब चैनल है और संस्था भी है, तो उस चैनल पे आप जाइए, जो भी वीडियो होता मैं उसे अपलोड करता हूँ, आप उसे देखिए, लोगों को सब्सक्राइब भी करवाइए और ज्यादा से ज्यादा जो है कमेंट भी कराएं, ताकि लगे कि जो भी है आपको जो भी जानकारी लेना आप कमेंट के जरिए बताइए, मैं सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा और आपसे सीधे संवाद करूंगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। कल फिर मुलाकात होगी।